हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और कल के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। कल संडे था, लेकिन संडे होते हुए भी बिजी शेड्यूल होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी बेहतरीन क्लास को। बेहतरीन क्लास में आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमी, इनके जो बेहतरीन प्रश्न हैं उन्हें रखा गया है, जो आपको अनुभव और आपके जो स्तर हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो चलिए दोस्त शुरू किया जाए देर ना करते हुए आज की क्लास को, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा हुए हैं और ज़्यादा प्रश्न होने के कारण भाई जल्दी किया जाए तो अच्छा है। क्यों? सही कहा ना? हाँ, जितने लोग हैं सबसे पहले ये तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दिया कीजिए भाई, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत होती है। लीजिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न, आप लोग ये ना कहिएगा कि इसमें जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। किसी भी स्तर से आप इसे देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी प्रश्न होते हैं। चलिए शुरू किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका मतलब है कि 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। तो 4 फॉर्मूलों में से आपको बताना है। देखिए सभी ऑप्शन पढ़ने का मेरे पास समय नहीं होता, गलत ऑप्शन है और उससे कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि वो और कोई चीज़ बनाता भी नहीं है, वो आपके पेपर में नहीं आने वाला। तो इसमें मैं डायरेक्टली आपको बता के बना दूंगा, बाकी जिसका चारों ऑप्शन करना होगा व्याख्या उसको मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको वो नहीं है कि सभी ऑप्शनों का वो किया जाए, व्याख्या किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बात है भाई, पहला ही प्रश्न गलत कर दिए हैं क्या टाइपिस्ट महोदय जी? आपको हम क्या ही कहें अब, टाइपिस्ट महोदय को हम क्या कहें बताइए, गलत तो कर ही दिए हैं। चलिए मैं सही कर दे रहा हूँ। पहला ही प्रश्न भाई केमिस्ट्री है तो सबके लिए थोड़ा सा टिपिकल होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम नाम आपने सुना होगा। जिप्सम को गर्म करके क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसमें से जिप्सम का सूत्र कौन होगा भाई? जिप्सम का सूत्र इसमें से हो जाएगा आपके लिए CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। अब जिप्सम को भी गर्म किया जाता है तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और उसका सूत्र पूछ रहा है तो उसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, लीजिए तो ये इसका सूत्र हो जाता है। और जिप्सम के आगे ये जो लगा हुआ है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जब देखेंगे तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है भाई? ये होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बताइए, हमारे टाइपिस्ट महोदय भी गलत कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जितनी जरूरत है उतना बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, CaSO4 और इंटू 2H2O, अगर ये है तो ये जिप्सम है, ये क्या कहलाएगा? जिप्सम कहलाएगा। लेकिन इसी को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? उसके बाद बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें से जल क्या होता है? सूख जाता है और ये बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हेमीहाइड्रेट बन गया। अब बताइए आप लोग, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न भले ही थोड़ा सा ऑप्शन में गलत था, मैं आपको बना दूं। ये देखिए, इसको 1/2 कर लीजिए, इसको 1/2 कर लीजिए, ये ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको जिप्सम में बता दिया। दोनों सेम टू सेम है और ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा जब 1/2 करिएगा तब, क्योंकि इसे मैंने जिप्सम में बताया तो इसको चेंज कर नहीं सकता, इसको चेंज कर सकता हूं तो इसको मैंने चेंज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए पहला ही प्रश्न आपके लिए उलझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या है भाई? टंगस्टन।
टंगस्टन क्या होता है भाई? टंगस्टन आप लोग जानते हैं कि टंगस्टन जो होता है उसका फिलामेंट लगाया जाता है बल्ब में। बल्ब जो होता है आपका, मान लीजिए इस तरह से बल्ब है, मान लीजिए ये आपका यहाँ से ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे करके एक बल्ब है आपका। बल्ब में दो तार निकले होते हैं, ये फिलामेंट कहलाते हैं, यहाँ है। फिर इसके बाद ये जो स्प्रिंग होती है, इसे टंगस्टन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बना होता है। और ये पूछ रहा है कि ये जो टंगस्टन है, ये इसका प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है? क्या Tn है, Tu है, Tg है, या फिर क्या है? W है। तो इसमें से राइट आंसर आपका W हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें देखना नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। आप T देखकर कहीं ऐसा ना हो टंगस्टन का प्रतीक बदल दें, लेकिन आप लोग को बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जब बुक में वही है तो आपको वही देखना होगा। चलिए, वैज्ञानिक ने वही नाम रखा है तो वही रखा जाएगा। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का क्या सूत्र होता है ये बताना है आपको। तो सोडियम जिंकेट का क्या सूत्र होता है भाई? सोडियम जिंकेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2 हो गया ZnO2। Zn2 ये जहाँ पे आपको मैच करे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है भाई? ये वाला राइट आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, क्योंकि ये सब गलत रखे जाते हैं। सूत्र में आप इधर उधर नहीं बता सकते चारों ऑप्शन को, जब गलत है तो गलत है, बात ही खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जिप्सम लीजिए, अभी जिप्सम मैंने आपको बताया, जिप्सम का रासायनिक नाम अभी बताया था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या था? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम को गर्म करने के बाद आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पर पहुंचते हैं तो ये हो जाता है आपका 2H2O। और इसमें क्या हुआ है? कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है भाई? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम। देखिए किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो आपको ऑप्शन ये मिल गया, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को ही कहा जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी लेड सल्फाइड है वो अलग है, लेड सल्फाइड, ठीक है, और आयरन सल्फाइड है वो भी अलग है भाई। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये आप लोग नहीं जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये आप लोग नहीं जानते हैं? चूना पत्थर, चूना पत्थर तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा प्रश्न नंबर 5, ये आपके सामने है। एक्वारेजिया, अरे वाह, एक्वारेजिया भाई, एक्वा उल्टा हो गया, एक मिनट। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है भाई? इसे शाही जल कहते हैं। इस तरह से नहीं जान रहे होगे, अब जान जाओगे। शाही जल कहते हैं। भारी जल क्या होता है? भारी जल। और उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद आपका जल होता है, जल कहिए। फिर भारी जल ये हो गया, ये हो गया H2O, ये हो गया आपका D2O। और शाही जल क्या होता है, यानी कि एक्वारेजिया जिसे आप लोग कहते हैं, वो क्या होता है? तो उसको भी मैं बता दूं तो वो होता है HCl प्लस, HCl प्लस आपको नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, HNO3, HNO3, ठीक। ये मिश्रण जो मिल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? बन जाएगा शाही जल, यानी जिसे आप एक्वारेजिया कहते हैं। आप जल का सूत्र देखिए H2O, भारी जल का सूत्र देखिए D2O, और शाही जल का सूत्र आप जान जाइए क्या होता है। शाही जल का जो सूत्र होता है वो दो लोगों के मिश्रण से बनता है, दो यौगिकों के मिश्रण से बनता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड। दोनों एसिडों को मिला लीजिए तो आपका बन जाता है एक्वारेजिया, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाही जल के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिए, ये रहा, चाहे आप प्यार से लिख लीजिए भाई। प्लस क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3, लीजिए, हो गया। कहीं है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से है ये नहीं भाई, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा भाई। इनमें से कोई नहीं है, मैंने बता दिया है, आप जानते रहिएगा। चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, आपका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। इसको भी सही कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि 5वां ऑप्शन आपको लिए दिया गया है कि आप उसे क्विट करके नहीं कर सकते हैं कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं 6ठे नंबर तक। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम कुछ भी हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है यार? बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं ना। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। अब खाने वाला सोडा है तो NaH
CO3 यानी HCO3 हो जाएगा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहेंगे हम लोग इसे कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। लीजिए, जहां ऑप्शन में हो आप इसे ढूंढ कर लगा सकते हैं। आप इसका रासायनिक नाम भी हो गया, इसका रासायनिक सूत्र भी हो गया, कहिएगा तो अणुसूत्र भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसका अणुसूत्र भी निकल कर चला आएगा। हाँ, आणविक द्रव्यमान कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, आप लोग जानते हैं। सबका आप द्रव्यमान लिखकर जोड़ दीजिए, सबका द्रव्यमान लिखकर जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, आणविक द्रव्यमान, AMU जिसे कहते हैं आप लोग। मैंने सारी चीजें आपको बता के रखा है, कोई आपको मसला है, कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, एक पिंड द्वारा, अच्छा ये आ गया आपका फिजिक्स आ गया। फिजिक्स देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया, हाँ एक मैं चीज आपको बता दूं आज कि आज के जो प्रश्न हैं वो कार्य पर ज्यादा आधारित हैं। किस पर आधारित है, वर्क पर आधारित प्रश्न है फिजिक्स के, वहां से देखिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं ज्यादातर। तो यहाँ के प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है तो निर्भर देखिए W बराबर F इंटू डी, और अगर cos थीटा है, इनके बीच का कोण है तो भी चलेगा। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या क्या निर्भर करता है भाई, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन, ये दोनों होना चाहिए। अगर कोण है तो कोण भी होना चाहिए। ये तीनों इस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं वर्क पर, ठीक है। ये तीनों मतलब वर्क इन तीनों पर डिपेंड करता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। चलिए लागू बल देख लीजिए, पहला ऑप्शन तो हो गया, ठीक है। बल, विस्थापन, बीच के कोण, ये भी हो गया। विस्थापन ये भी होता है, तीन हो गया, तो इसका मतलब है एक नहीं होगा। प्रारंभिक वेग इस पर कोई निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है बल, बल प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया, लेकिन ये रॉन्ग है, इसकी शर्त नहीं है। जब इसकी शर्त नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्क पर तो भर भर के प्रश्न दिए गए हैं। लीजिए कार्य, लीजिए कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दो शर्तें पूरी करनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें हैं वो देख लीजिए जरा, उनमें से क्या होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं होती यार, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए तो बल की आवश्यकता तो होती है, बल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो बल की आवश्यकता होती है, यानी कि ये तो गलत हो गया, उनमें से एक है। हाँ, बल की आवश्यकता होती है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, सही है, विस्थापन तो होना चाहिए यार, विस्थापन, विस्थापन किसी भी कार्य में होना चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं, ऊर्जा का अवशोषण क्यों नहीं होगा भाई, जब कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा जरूर लगेगी। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव, वस्तु की स्थिति में जब तक बदलाव ना हो रहे हैं, विस्थापन कहाँ से होगा, ये तो इसका विरोध करने लगा। जब उसका विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। जब ये है, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा कि वस्तु की स्थिति में विस्थापन होना चाहिए। वस्तु की स्थिति में क्या होना चाहिए, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर बन गया मेरे भाई, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो पेपर में आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। देखिए सभी लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन वो उस रूट पर नहीं करवाते हैं जिसपे होना चाहिए। आपके लिए मजेदार मजेदार प्रश्न लेंगे, आसान आसान प्रश्न लेंगे, उसकी व्याख्या कर देंगे, हम भी कर सकते हैं, लेकिन आए हुए प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न अगर लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने हैं, इनको कर लीजिए, पेपर आपका आसान हो जाएगा, आपके लिए पेपर आपका आसान हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल W बराबर F गुणे D, बल और विस्थापन। ये देखिए एक है बल और दूसरा गुणनफल में क्या है, विस्थापन। यही तो ये कह रहा है, यही तो ये कह रहा है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कार्य के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, कार्य के बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो ठीक हो गया। उसके बाद क्या दिया है, त्वरण दिया है, एक्सीलरेशन दिया है। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को
त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। भार, भार आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है यानी कि यम होता है, उसे जब तक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल जब उसमें जोड़ दिया जाए, जब द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, भार बन जाता है। नहीं तो ये किसी वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये पहले द्रव्यमान होता है, इसका वजन होता है, लेकिन जब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है तो ये भार बन जाता है। क्या बन जाता है, वेट हो जाता है। वेट का मतलब क्या होता है, भार होता है। ठीक है, तो ये हो गया। संवेग इससे इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसमें से। मजा आ रहा है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न जो दिमाग खोल देते हैं आपके, ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो दिमाग खोल देते हैं और पेपर में आपको मजा ही आ जाता है। फिर पेपर में आपको मजा ही आ जाता है। तो अपने दोस्तों में जो दोस्त आपके बच गए हैं उनको भी क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो उनके पास पहुंचाइए और उनको बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करो, तब तो पहुंचेगा आपके पास वीडियो। ऐसे फ्री के वीडियो जो हैं ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। लीजिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर, मतलब ये कह रहा है कि W और F और D, F और D जो है ये, इसमें क्या ऐसा है जो इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वह कोण जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है मतलब ये cos थीटा भी बता रहा है, cos थीटा भी बता रहा है, यानी कि पहला तो है भाई, ये इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रयुक्त बल इस पर भी निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, तो इसमें से निर्भर हो गया। लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई इसका काम नहीं है कार्य में। कार्य में इसका कोई काम नहीं है भाई, कार्य में इसका कोई काम नहीं है, निर्भर नहीं करता है। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, चोरी छुपा वहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हटा दीजिए आप लोग देख कर, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं। जब करना जानते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको आंसर बताते जाएंगे, आंसर के साथ व्याख्या बताते जा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। अगर आप जान लें तो आपको पेपर आसानी से आप कर ले जाएंगे। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, फिर वही बात हो गई, उसमें भी यही कह रहा था किस पर निर्भर नहीं करता, इसमें भी वही पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ऑप्शन बदले हुए हैं। ऑप्शन बदले हुए हैं तो विस्थापन तो करता है, बल भी करता है, और साथ साथ बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो भी करता है। यानी कि बचा क्या, संवेग बचा। संवेग पर नहीं करता है, संवेग पर नहीं करता है भाई निर्भर, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो इन चीजों पर नहीं करता है, तो उनको हटाइए आप। लीजिए और प्रश्न नंबर 12, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल हो गया, बल लगा हुआ है, बल तो लग गया, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित यानी कि विस्थापन भी हो गया, वस्तु हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, दो चीजें हो गई। बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है भाई, ये बल की दिशा में दर्शाया जा रहा है इसको, तो जब बल की दिशा में इसको दर्शाया जा रहा है तो बल की दिशा में गुणनफल हो गया, तो इसी को W कहा जाता है। W को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है, तो किया गया कार्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। इसने चाहे जैसे प्रश्न पूछे हों आपसे, आप अगर एक चीज जान गए, उनकी परिभाषा, उनकी जो बेस है उसका वो जान गए हैं, तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, कार्य पर ही प्रश्न चल रहे हैं, अभी तक कार्य पर ही प्रश्न चल रहे हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। इनका न्यूमेरिकल भी मैंने दिया और इनका क्या बोल दिया, इनकी परिभाषा पर भी आधारित मैंने प्रश्न दिया है आपको, तो करते रहिए, मजा आएगा भाई। एकदम यार हालत खराब कर दो उसकी। लीजिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, शर्तों पर ही प्रश्न है, शर्तों पर ही प्रश्न है भाई। इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए। इन प्रश्नों को बार बार क्यों रखा गया, आप जानते हैं ना, इन प्रश्नों को बार बार इसलिए रखा गया है कि मैं एक ही जगह पर सारी चीजें बता भी दे रहा हूं, लेकिन इन प्रश्नों को इसलिए रखा गया है ताकि आप देख लें कि किस तरह से प्रश्नों को घुमाया जाता है आपके पेपर में। यही प्रश्न है, इन्हीं प्रश्न को कार्य ही पूछ रहा है सारे प्रश्नों में, लेकिन अलग अलग तरीके से, और आप उसी में उलझ जाते हैं। बताइए, किसी पिंड पर कार्य किया गया है, ये कब माना जाता है, जब उसमें बल लगा हो, बल की दिशा में ही विस्थापन हो,
और साथ में ही बल की दिशा में विस्थापन हो, साथ में ही इनके बीच का कोण हो। कोण का मतलब वही cos थीटा जो कहते हैं, जिसी को हम लोग कार्य कहते हैं। अब देखिए इसी शर्त पर लागू कीजिए। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, बल इस पर कार्य करते हैं, बल इस पर कार्य करते हैं ना, वही विस्थापन होता है ना। यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से मतलब कि हमारे द्वारा जो यंत्र है, मनुष्य का जो यांत्रिक भाग है, उसके द्वारा उसके माध्यम से प्रभाव से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव किया जाता है। ऊर्जा वृद्धि का क्या किया जाता है? उस वस्तु पर अनुभव किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। देखिए बस उसके घुमाने का तरीका आप जान गए तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब क्यों हुआ है अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने इस पर आधारित बड़े सारे प्रश्न बताए, बहुत प्रश्न बता दिया भाई। लीजिए इसके बाद आपको मिल गया प्रश्न इकोनॉमी का। मैंने दिखाया पहले आपको केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स आया, फिर उसके बाद आपको इकोनॉमी दिख रही है। इकोनॉमी के बताइए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क यानी कि MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भारत के पहले स्वनियामक संगठन यानी कि स्रो, जिसे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी यही आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से आप लोग बताइएगा और उसके बाद मैं आगे चलूँ। जल्दी से बता देंगे तो जल्दी से आगे चलूंगा, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था 2014 में। कब हुआ था भाई? 2014 में हुआ था, ठीक है। चले आगे जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको व्याख्या की जरूरत नहीं है, इसलिए व्याख्या कम होती है इसमें। चलिए 2-3 प्रश्न और बचे होंगे मेरे देखने में, उन प्रश्नों को हल किया जाए और जल्दी से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आइए बताइए ये प्रश्न आगे वाला। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जिसे आप लोग कहते हैं, नाबार्ड का मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। नाबार्ड का मैंने सब कुछ बता रखा है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। आप पिछली वीडियोज मेरे देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए के संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। किसके लिए जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था भाई, ये बताना है आपको। तो ये मैं आपको बता दूं तो ये प्राकृतिक खेती के लिए जीवा का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था, ठीक है। प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए जीवा का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। किसके लिए? तो प्राकृतिक खेती के लिए जीवा के नाम का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, यानी कि जिसे आप नाबार्ड कहते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए और जल्दी से मजे कीजिए। फिर लीजिए, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक था? भाई अभी भी चल रहा है। आपकी एक बैंक है HDFC बैंक है, जो प्राइवेट में सबसे पहले लोन प्रदान करती है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी बैंक का क्षेत्र पूछ रहा है ना, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भाई? HDFC है। ये 2022 की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? HDFC बैंक यहाँ देखिए, उस पर जानते हैं आप लोग, बस कमेंट आ जाते हैं आप लोग क्या कहते हैं, कौन सी बैंक कहते हैं, मुझे पता है, बस जाने दीजिए। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मैं नहीं बोल सकता उसको। आइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था? यार प्रश्न सीधे पूछ रहा है भाई कि शक्तिकांत दास महाराज जी को RBI का गवर्नर कब बनाया गया था? बताइए, जल्दी से बताइए, कब बनाया गया था भाई? अभी 25 चल रहा है, शक्तिकांत दास थे, उसके बाद कौन आए, किस नंबर के हैं? ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है यार। RBI के बारे में मैंने सारी चीजें बता रखा है, RBI के बारे में मैंने बहुत प्रश्न करवाया है।
तो आपको ऐसी चीजें शोभा नहीं देती कि आप इसे ना बता पाओ। 2018 में इनको नियुक्त किया गया था। 2018 में इनको नियुक्त किया गया था मेरे भाई, 18 में नियुक्त किया गया था। ये कार्य किए थे लगभग 5 साल, क्या किए थे, 18 5 23, हाँ 23 तक लगभग कार्य किए थे। और जब इतने देर तक कार्य किए भाई, उसके बाद आपके आ गए मल्होत्रा जी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहीं पे, यही प्रश्न लास्ट था आपका। जब वही प्रश्न लास्ट था तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आप लोग जानते ही हैं कि ये लास्ट पेज भाई सजाया गया है आप ही लोगों के लिए, कि आप लोगों ने लास्ट तक अंत तक देखा, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपको धन्यवाद इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप पूरी क्लास देखकर अपनी सफलता की ओर बढ़ें, अपनी सफलता को अर्जित करें और अपने परिवार के सपनों को साकार करें। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, जितने लोगों के पास क्लास नहीं पहुंच रही है, आप लोग पहुंचाने का कार्य कीजिए, उन तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन जो यानी कि बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट करना आपका कर्तव्य है भाई, आप लोग करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही।